यह जो बाबा आपको नजर आ रहा है यह एक चमत्कारी बाबा है। इसका चमत्कार देख के आप भी हैरान के हैरान रह जाओगे। आप सोचोगे कि ये चमत्कार है या भगवान का करिश्मा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया अपनी कहानी का राज। पर इनकी कहानी सुनने के बाद ऐसा लगा कि भारत में किसी के साथ ऐसा ना हुआ हो। और बाद में तो इनका चमत्कार देखकर लोग हैरान भी हो गए। सभी बागेश्वर धाम वाले भक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, यह कहानी पूरी सुनिएगा। शायद यह कहानी सुनने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आ जाए। क्षमा कीजिएगा, ये बागेश्वर धाम का वीडियो तो नहीं है, लेकिन यह वीडियो बागेश्वर धाम की घटना पर आधारित है। यह कहानी सुनने के बाद आपके मन में ऐसा फील होगा शायद भारत में ये किसी के साथ ना हुआ हो। तो बागेश्वर धाम के सभी भक्तों से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे लोग हरे सब पीरा, जगत निरंजन हनुमत वीरा। इनका पूरा नाम हरियर काका है। गांव के लोग इन्हें काका कहकर पुकारते थे। ये कुल 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी थी। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरियर काका की तो शादी हो चुकी, पर उनके कोई बाल बच्चे नहीं। बाकी भाइयों के छोटे बड़े लड़के काफी सयाने हो गए थे। 2-3 शादियां हो गई, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में नौकरी करने लगा। लेकिन हैरान कर देने वाली ये है कि हरियर काका की अपनी देह में कोई औलाद नहीं। भाइयों के हरियर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक उन्होंने काफी समय बिताया, लेकिन बिना बच्चे दने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सुधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरियर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस कहानी से मानता है कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है। अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए लोग मौन होना चाहते थे। अपने अपने तरीके से सावधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट बढ़ी और भी होने लगी। वहाँ के लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष के 2 वर्गों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी करने लगे। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम तक ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ लोग प्रसाद पाने के लिए जुट जाते हैं। ये लोग इस वर्ग के हिम्मती हैं। दूसरे वर्ग के गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरियर जैसे औरत मर्द पर रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा में लगे थे। बाकी की तीनों भाभी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हरियर काका के भाई उसके निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन बेच इन्हें लिख दे। उनके सिवाय अपना और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरियर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अनंत हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चित किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। यदि मैं मर जाऊंगा तो जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। उधर महत जी भी हरियर काका की टोए में रहने लगे, जहाँ कहीं एकांग पाते हैं, कह उठने विलंब ना करो। हरियर शुभ काम में दे नहीं सकते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बाय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरियर काका ना हाँ कहते और ना कहकर महत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महत जी की कृपा से ही है। और हाँ तो उन्हें कहना है कि नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी।
इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, पर बीतते समय के अनुसार महत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महत जी के इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महत जी को लग रहा था कि हरियर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चलता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाइयों के परिवार में माया मोह में बढ़ जाता है। इसी स्थिति में हरियर का अपहरण पर जबरदस्ती उससे लिखवाने की अतिरूप दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरियर स्वयं राजी हो जाएगा। महत जी लड़ाकू और दमन प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार रूप में परिवर्तित करने के लिए वह जी जान से टूट गए। हालांकि यह सब नोफली का निर्माण करते हुए ही वह अब कर रहे थे। हरियर काका के भाइयों को इतनी भैन तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुर जी के साधु संत और उनके धरपक्ष भाला गंडासा और बंदूक से लेस एकाएक हरियर काका के दालान पर आ गए। धमके हरियर काका के भाई एक प्रतीक्षा कर हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी होगी, न सुनी होगी। सारा गांव जाग गया। चुप चिंतित को उनके यहाँ घुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरियर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि यह महत का काम है। वे मत दल पर पहुंचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बाबी का मुख फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और तूफान व्याप्त हुआ। उन्हें लगा कि यह काम महत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हद गाने की मोटी रकम लेकर ही हरियर काका को मुक्त करेंगे। खोज से निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए इसी समय ठाकुर बाबी के अंदर से बातचीत करने की किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबसे कान खड़े हो गए। इन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाबी का फाटक पीटने लगे। इस समय रात का समय बहुत गहरा था। अंधेरी रात थी। सनसनी हवा चल रही थी। ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे बितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर जी के कमरे की खिड़कियां फैलनी शुरू हो गई। एक नौजवान में पैर की गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्ष पर भाग चले। फिर वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों की बूतों को इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बाबी के भीतर महंग और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु थे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन लगा रहे थे। हरियर काका तो महत को एक व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महत जी इस रूप से में आ जाएंगे, जिस महत को वह आदर भी एवं सिद्धेश समझते थे। अब उन्हें घेरने दुराचारी और पापी नजर आने लगे। अब वह इंसान महत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों को परिवार महत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरियर काका ठाकुर बाबी ने अपने घर पहुंचाने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया जा गया है। हरियर, अभी तुम लगेगा कि हम लोगों की तुम्हारे साथ जो जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। और एक ठाकुर बाबी के भीतर जबरन अंगूठी का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी तरफ हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने के पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाबी आज पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाबी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं। तब पुलिस ने जवानों को ठाकुर बाबी के चारों तरफ घेरा डालने शुरू कर दिया। ठाकुर बाबी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशाल कारक ठाकुर बाबी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकते में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डालकर और अपना अपना मोर्चा समाज सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरियर काका के भाइयों ने सोचा था कि वे पुलिस के साथ ठाकुर बाबी पहुंचे तो ठाकुर बाबी के भीतर हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने तक अभी कुछ देर थी।
इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुर बाबी का फाटक खोलने का और साधु संतों का आत्मनिर्भर करने की आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फावर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाबी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ठाकुर बाबी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र में 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज के उस वृद्ध साधु को पास पहुंचे हरियर काका और ठाकुर बाबी के महत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने का इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज की कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात बुलाते हैं, लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज की हिम्मत न जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज का नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाबी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुर बाबी के नीचे कमरे में ही कोई पाया गया और ना ही छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की और वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाबी नहीं मिला। हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर रहे थे। ठाकुर बाबी के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहां भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च पर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह बहुत अंदर गर्व और महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में एक भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिट्ठियां बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। पुलिस और हरियर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच रहे थे कि इस कमरे में ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे में दरवाजे के भीतर से किसी धक्का देना शुरू किया। पुलिस ने जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे के दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरियर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा। उस वक्त अगर महक पुजारी और अन्य वेतन साधु नजर आते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरियर काका के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जो किसी के साथ नहीं हुआ। हरियर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए गए थे, उन्होंने मुंह में कपड़ा घूंट कर बांध दिया गया था। हरियर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़ा निकालने गया और हरियर काका ने ठाकुर बाबी के महक पुजारी और साधुओं की काली प्रचुरनों का पर्दाफाश करना शुरू किया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर मुक्त दरवाजे के भाग गए कि उन्होंने कई सारे और लिखे हुए कागजों पर जबरदस्त उन्होंने अंगूठे लगाए। हरियर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। काफी शब्द सब साधुओं के प्रति नफरत तथा और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी भी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना सारा नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाबी के महत और पुजारी साधुओं के बारे में कहा। अब हरियर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्होंने दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा था। किसी मलहूट वस्तु की तरह साधु हर छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते और जितने घूमते थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहले दिए जाने लगे थे। अगर किसी ने आवश्यककार काका घर के गांव के निकले तो 4-5 की संख्या हथियारों से पैद लोग उनके पीछे चले जाते थे। रात के चारों तरफ घेर कर सोते थे। भाइयों ने जुटूरी बांट ली थी। आधे लोग सोते और आधे लोग जाकर पहरा देते थे। इधर ठाकुर बाबी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक मुंह खाक लोग ठाकुर बाबी में आ रहे थे। उन्हें देखकर भी डर लगता था। गांव के बच्चों तो ठाकुर बाबी की ओर जाना बंद कर दिया। हरियर काका को लेकर गांव पैराम से ही 2 वर्गों में बढ़ गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी भी चले गए थे। अब वह महसूस करने लगे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा भी उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जहांदीन भाई का कौन पूछता है? हरियर काका को अब तक नजर नहीं आने लगा महत की चिकनी चुपटी बातों के भीतर की सच्चाई भी। अब वह जान गए थे ठाकुर बाबी के नाम पर वह अपना और अपने जैसा साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ की कोई मतलब नहीं।
निशी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया था। साधु के बाने में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुमंती है। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर लिया, परिचय किए आराम में रहना चाहते हैं। अपने दैनिक इरादे को छुपाने के लिए ठाकुर भाभी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसे माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन में यही तय कर लिया था कि अब महत को वे अपने पास पटकने रंग नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी अपनी आजादी भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएगी। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण पर दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर भाभी में जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे थे कि विशिष्ट अपनी जायदाद वे अपने भतीजे के नाम लिख दें। वह अब ऐसा नहीं करेंगे, तब एक महत की सिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मरना और तूफान मुक्ति पाने के लिए उनके समझ और अब एकमात्र रास्ता है। सुबह दोपहर शाम रात गए तब यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नाराज कर जाते। कहते हैं मेरे बाद मेरी जायदाद इस परिवार को सब मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महक के अंगूठे जो जबरन लगाए गए थे उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही था। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबा देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते की राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके लिए भाइयों को रूप धारण कर लिया, जो रूप महक उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इनके वही अपने सगे भाई को उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिमान समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे। हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन काटों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठी के निशान बताने चले, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलेगी पाएगी। अगर पहले वाली बात होगी तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य व्यक्ति से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर ही व्यक्ति को वर्णन करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोचा लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह तेज जिंदगी घूट घूट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेश्वर की विधवा को लहका फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेश्वर के भाइयों की लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान सम्मान किया आपने, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उसे दोनों को खून खाना देते, उन्हें रखने लगा। अंत में उसकी वह दुर्गति हुई। गांव के लोग देखकर हिचक जाते। हरिहर काका को लगा कि अगर रमेश्वर की विधवा की अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत तक लोग इसके पांव पखारते होंगे। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजाते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर भाभी के महत पुजारी के तनक भी कम नहीं हो, देखते देखते कैसे नहीं लिखोगे? लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हाथ के लिखो या रो के। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापीठ शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव की ओर भागना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रकार भी करने लगे। अकेले हरिहर कई लोगों को जूट सकते में असमर्थे, फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह में इन्हें कुछ बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ढूंढ दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग आदान में जुटने लगे थे। ठाकुर भाभी के पक्षवादों के माध्यम तत्काल यह खबर महत जी के तक पहुंच गई, लेकिन वहां उपस्थिति हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार की निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महत जी ने वह पत्ता और फुर्की दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस जीप के साथ आधम पहुंचे। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका ने उससे भी बदतर हालत और बगावत किया।
गया जिस हालात में ठाकुर भाभी ने उन्हें बर्बाद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया, जब जबरन और उनके काफिलों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, जब उन्हें खूब मारा पीटा और उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अगर थोड़ी और देर पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ मारे और पांवों पर कोई जगह खट नहीं, निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाइयों भतीजे तो पुलिस आते ही चंपट हो गए थे। पुलिस की पकड़ में हिस्से और 2 व्यक्ति आए, जिससे के 6 लोग फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार के एकदम अलग रहने लगे। अपनी सुरक्षा के लिए आफत सवार पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों को महज की ओर काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहेंगे, तभी ठाकुर भाभी के महज अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महज जी को थी कि हरिहर को अकेला और अनुचित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका उनके अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की। इसी प्रकार अब हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे थे। एक नौकर रख लिया, वहीं उन्होंने बताया खिलाया है। इसके हिस्से की जमीन की इतनी फसल होती है उसके, अगर वह चाहेंगे तो मौज की जिंदगी में बिता सकते हैं, लेकिन वह तो भूमेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो तो कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखें के बराबर आकाश से निशारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके आसपास कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खाते पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिनका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विकास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसके भोग लगा रहे हैं।